तो बच्चों हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लिया, ऑल 30 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, और यहाँ से अब सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव होने वाला है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 से लेकर के 38 तक, इसके बाद सॉल्व करेंगे 39 से लेकर के होगा 44 तक, इसके बाद 45 से हम लोग सॉल्व 39 से ना 46 तक होगा, फिर हम लोग 47 से हम लोग सॉल्व करेंगे 52 तक, है ना। तो चलो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 31 वाली क्वेश्चन है fx इक्वल टू दिस, fx का वैल्यू दिया गया है, जहां पे x का वैल्यू 2/3 हम लोगों को नहीं देना है। शो दैट f ऑफ fx इक्वल टू x होगा, f ऑफ fx का वैल्यू x के बराबर हम लोग को शो करना है, जबकि यहां भी x का वैल्यू 2/3 हम लोग को नहीं लेना है ना। अब जरा देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। f ऑफ fx है ना, f ऑफ fx की वैल्यू हम लोगों को निकालना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। f ऑफ fx को हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ fx, है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ fx को हम लोग रिप्लेस करेंगे कितना से, fx को रिप्लेस करेंगे 4x + 3, डिनोमिनेटर में रहेगा 6x - 4 से, है ना, बड़ा सिंपल है। तो ये हो गया f और टोटल को कहेंगे x, अगेन हो गया fx। अब x को रिप्लेस करेंगे, fx में ही x को रिप्लेस करेंगे इतना से, और सिंपलीफाई करके हम लोग x लाएंगे, यही प्रूव करना है ना। हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चल रहे हैं, सिंपलीफाई करके हम लोगों को राइट हैंड साइड लाना है, आसान क्वेश्चन है। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में ही x को हम लोग रिप्लेस करेंगे इतना से, 4x + 3, डिनोमिनेटर में रहेगा 6x - 4, प्लस यहाँ पे 3 करेंगे, डिनोमिनेटर में रहेगा 6, x को रिप्लेस करेंगे 4x + 3, डिनोमिनेटर में रहेगा 6x - 4, और माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर अगेन इसको सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के आएगा 16x, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +12। फिर यहाँ पे इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर 6x - 4 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, और 6x - 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6 3 आ जाएगा 18x, एकदम आसान है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 -12 आ जाएगा। अब जरा आ जाओ नीचे, डिनोमिनेटर में वैसे ही सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 3 18, फिर यहाँ पे देंगे माइनस, फिर इसको एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम नीचे लेंगे हम लोग 6x - 4, फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस प्लस माइनस, और माइनस में आएगा 24x, माइनस में बनेगा 24x, और साथ में यहाँ पे माइनस में तो यहाँ पे बनेगा 24x, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16, प्लस 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 करेंगे हम लोग यहाँ पे 16, सिंपल है एकदम। अब चलो जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, 16 प्लस यहाँ पे 18, इन लोग दोनों को ऐड करेंगे, तो इन लोग दोनों को ऐड करने के बाद बनेगा, इन लोग दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 8 6 यहाँ पे बनेगा 14, और 1 + 1 करेंगे तो 2, और 1 हो जाएगा यहाँ पे 3, 34 हो जाएगा, और -12 से +12 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इन लोग दोनों को भी यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, ये वाला भी दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर इन लोग दोनों को यहाँ भी ऐड करेंगे तो नीचे भी हो जाएगा, ऊपर तो इन लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 34x हो जाएगा, फिर इन लोग दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ओनली यहाँ पे 34 होगा, फिर इन लोग दोनों को कैंसिल करेंगे तो x होगा जो RHS के बराबर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, है ना। ये था फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन, जो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे x लाएंगे, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से। इस क्वेश्चन में दिया गया है cos, सिंप्लीफाई करना है ना, इवैल्यूएट करना है, cos इनवर्स √3/2 प्लस यहाँ पे दिया गया है π/6, सिंप्लीफाई खाली करना है, तो ये बनेगा cos, साथ में रहेगा cos इनवर्स, इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग cos π/6 से, प्लस यहाँ भी रहेगा π/6 ही, एकदम सिंपल है। फिर ये वाला बनेगा cos
cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 के बराबर होता है। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा π/6 और ये पहले से दिया गया π/6। अब जरा इन लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 डिग्री मिलकर के हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा π/3 और cos π/3 का वैल्यू 1/2 के बराबर होता है ना, तो इसका वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाएगा। सिंपल है एकदम। अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मैट्रिक्स, दो तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, एक है मैट्रिक्स ए और एक है मैट्रिक्स बी। हम लोगों को खाली b इंटू ए करना है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को खाली मल्टीप्लाई करना है बस। तो मल्टीप्लाई करना है, b इंटू यहाँ पे a निकालना है। b मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे देंगे 1 2 और साथ में कर देंगे 3 4, और a मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे देंगे 1 1 और साथ में कर देंगे 0 1। सिंपल है एकदम। फिर इन लोग दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर दूसरा रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 + 4। सिंपल क्वेश्चन है। अब बस खाली एक लाइन में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा मैट्रिक्स, ये एलिमेंट बनेगा 1, ये एलिमेंट बनेगा 3, ये एलिमेंट बनेगा 3 और ये एलिमेंट बनेगा 7। तो ये इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ना। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू दिया गया cos √x² + 2। हम लोग इसको चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, जहां पे यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। जैसे जब भी आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे ना, तो कुछ लैंग्वेज में यहाँ पे स्किप करूंगा, छोड़ूंगा, क्योंकि हमको यहाँ पे जल्दी से डिस्कशन करना है। लेकिन आप लोगों को लैंग्वेज स्किप नहीं करना है, लैंग्वेज को बना करके लिखना है। जो भी काम करोगे ना, उसको लिख करके काम करना। सब्जेक्टिव रूप लिए सब्जेक्टिव स्टाइल में बनाओगे, डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लिखोगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे ना, तभी आप लोगों को नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तरीके से बनाओगे तभी यहाँ पे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ना तो जैसे तैसे बिना लैंग्वेज का बनाओगे, बिना फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बनाओगे ना, तो नंबर तो मिलेगा, लेकिन जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उतना नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos √x² + 2। चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आएगा विद रिस्पेक्ट टू √x² + 2, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे √x² + 2 को, लेकिन ये डिफरेंशिएट होगा x² + 2 के रिस्पेक्ट में। फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे x² + 2 को, लेकिन ये डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में। अब खाली डिफरेंशिएशन का फार्मूला खाली यहाँ पे यूज कर देना है बस। तो ये हो गया cos x, इसको x मानेंगे तो ये वाला भी x हो जाएगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x, x को रिप्लेस करेंगे x² + 2 से। फिर अगर इसको x कहेंगे तो ये वाला भी x हो जाएगा। तो अगेन बनेगा √x, और √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√x, x को रिप्लेस करेंगे x² + 2 से। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2x, और +2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू होगा ना। फिर अगेन हम लोग एक लाइन में इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जब तक जितना आप लोग मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, है ना। ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो रहेगा माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 2x, इसके बाद रख देते हैं साइन, फिर साथ में कर देते हैं √x² प्लस यहाँ पे 2 कर देते हैं। डिनोमिनेटर में है नीचे यहाँ पे 2, लेकिन 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला 2 और ये वाला 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा सीधे खाली √x² + 2, ये इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू होगा ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34, है ना। अब वापस हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 है इवैल्यूएट, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - cos x यहाँ पे dx। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है ना। 1 - cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin²
θ/2, यहाँ पे कर देंगे dx, सिंपल है एकदम। तो अब यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 को हम लोग बाहर निकालेंगे और sin स्क्वायर x/2 को हम लोग लिखेंगे खाली sin x/2 बस, और यहाँ पे कर देंगे dx। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, 1/2 तो यहाँ से बाहर रहेगा, 1/sin को हम लोग कर देंगे cosec, इसको कर देंगे cosec x/2 और यहाँ पे कर देंगे dx, है ना। और सिंपली cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x होता है ना, तो यहाँ पे तो 1/2 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे log cosec x, cosec x का मतलब कि x/2 माइनस यहाँ पे कर देंगे cot x, है ना। और लास्ट में इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों ने सीखा है कि x के कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। तो x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से भी साथ में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c दे देंगे। फिर यहाँ पे देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा log cosec x/2 माइनस cot x/2, इसका फाइनल आंसर होगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 वेक्टर की क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि एक वेक्टर OP है, पोजीशन वेक्टर है, एक वेक्टर OQ ये भी पोजीशन वेक्टर दिया गया है। क्वेश्चन खाली सिंपल बोला है फाइंड मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ। PQ का मॉडुलस पता करना है और PQ का डायरेक्शन कोसाइन खाली आपको निकालना है बस। तो देखो गिवन है, दिया हुआ है कि वेक्टर OP का वैल्यू दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एंड साथ में दिया गया है वेक्टर OQ, वो वेक्टर OQ का वैल्यू दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यहां से निकालेंगे वेक्टर PQ, और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर PQ यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहां पे करेंगे। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी कि OQ और इनिशियल पोजीशन वेक्टर यानी कि यहां पे हम लोग OP करेंगे, ये वाला बनेगा वेक्टर OP। और वेक्टर OQ का वैल्यू हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, साथ में वेक्टर OP का वैल्यू बताओ क्या होगा। वेक्टर OP का वैल्यू हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस कर देंगे k कैप, सिंपल है एकदम। फिर इसके बाद इस वेक्टर को इस वेक्टर से माइनस करो, 3i कैप माइनस 2i कैप करेंगे तो y कैप आएगा, माइनस 4j कैप माइनस 3j कैप करेंगे तो माइनस 7j कैप हो जाएगा, और माइनस 2k कैप और माइनस माइनस प्लस k कैप करेंगे तो प्लस 3k कैप हो जाएगा। तो सबसे पहले निकल गया वेक्टर PQ। अब इसी वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर i के बगल वाले नंबर का स्क्वायर 1, j के बगल वाले का नंबर का स्क्वायर 49 और k के बगल वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 9, और इसको ऐड करेंगे सबको हम लोग तो ये बन जाएगा 59, है ना। तो वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 59। इसी तरह से हम लोग को निकालना है अब इसमें वेक्टर PQ का डायरेक्शन कोसाइन। अब इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे हम लोग 59 नहीं आएगा, सही है 59 ही होगा। फिर इसका हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो ना, तो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को, वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अगर PQ निकालना है तो बड़ा सिंपल है कि वेक्टर PQ के, है ना, वेक्टर PQ के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट के तो बस खाली उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो बस। तो अगर इसका हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो यहाँ पे देखो i का बगल का नंबर यहाँ पे 1 है, तो 1 को डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से यानी कि रूट अंडर 59 से। फिर यहाँ पे -7 को डिवाइड कर देंगे रूट अंडर 59 से, और साथ में 3 को भी डिवाइड कर देंगे रूट अंडर 59 से। तो ये हो गया वेक्टर PQ का, ये हो गया वेक्टर PQ का डायरेक्शन कोसाइन, और ये हो गया वेक्टर PQ का मॉडुलस वैल्यू। बड़ा सिंपल है एकदम।
इसको अच्छे से आप लोग खुद से भी एक बार आप लोग देख लेना, बना लेना। सब्जेक्टिव तरीके से आप लोग इसको जरूर बनाना, हम लोग यहाँ पे जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोगों को सिखाना है, सारा वीडियोस हम लोगों को यहाँ पे बनाना है। तो जल्दी बनाने के लिए हम लोग ज्यादा यहाँ पे फॉर्मेट में फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट को फॉलो करके ही आप लोग खुद से बनाना है। बस खाली यहाँ पे समझाना हमारा मेन मकसद है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, फॉर्मेट आप लोग यहाँ पे खुद से बना लोगे, इतना मुझे यकीन है ना। चलो अब यहाँ के बाद सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। अब क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3, है ना, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो यहां से पास करेगा और इस लाइन के पैरेलल होगा। तो यहां से पास करेगा तो ये वाला x1 y1 z1 होगा, और अगर इसके पैरेलल होगा तो इस वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो 173 होगा। तो जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना उसका भी डायरेक्शन रेशियो 137 ही होगा, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन, और वैसे भी हम लोग जानते हैं ना कि एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना जो x1 y1 z1 से पास करेगा, और जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसी लाइन के पैरेलल एक लाइन रहेगा जिसका डायरेक्शन रेशियो अगर a b c दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे केस में लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई c। बस यही वाले कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन आराम से बन जाना है। ये वाला हम लोगों का x1 y1 z1 है, और ये यहाँ पे हम लोगों का a b c है, बड़ा सिंपल है। तो x1 का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 दिया गया है, x2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू दिया गया है 2, और साथ में z1 का वैल्यू दिया गया है 3, और यहाँ पे देखो a का वैल्यू दिया गया है 1, b का वैल्यू दिया गया है 7, c का वैल्यू दिया गया है 3। तो अगर इक्वेशन निकालना होगा ना लाइन का, तो लाइन का इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है x माइनस x1 बाय नीचे कर देंगे a यानी कि 1, y माइनस y1 यानी कि 2 बाय नीचे कर देंगे b यानी कि b का वैल्यू 7, और z माइनस z1 हम लोग यहाँ पे कर देंगे 3, और यहाँ पे c का वैल्यू कर देंगे यहाँ भी हम लोग 3, है ना। तो ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन जो हम लोगों को चाहिए। लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को सही फॉर्मेट के साथ ही लिखना है। बिना फॉर्मेट के साथ अगर आप लोग ये लिखोगे तो कुछ नंबर आपको कट करके आएगा, कम आएगा नंबर। बस खाली मेरा मेन मकसद है आप लोगों को यहाँ पे समझाना, समझ जाओगे तो आप लोग लैंग्वेज के साथ अच्छे से फॉर्मेट एनसीईआरटी वाले फॉलो करके और आप लोग को बना लेना है ना। फिलहाल चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। इन लोग दोनों लाइनों का बीच का एंगल हम लोगों को निकालना है ना। देखो एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, लाइन के बीच में हम लोग जानते हैं ना कि अगर लाइन का इक्वेशन वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1 है, और वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b2 है, तो दो लाइन का बीच का एंगल निकालने के लिए पहले तो दो लाइन के बीच के एंगल को हम लोग थीटा मान लेंगे, है ना। और दो लाइन के बीच के एंगल को निकालने के लिए फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, और नीचे होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे b2 होता है। तो ये वाले फार्मूला को ना यूज करके हम लोग दो लाइन का बीच का एंगल बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 और इनटू कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। देखो यहाँ पे इस लाइन का ये वाला b1 है और इस लाइन का ये वाला b2 है, तो इन लोग दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में इन लोग दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इनटू रहेगा। सिंपल एकदम। दो लाइन के बीच के एंगल को अगर हम लोग थीटा मान लेंगे तो बनेगा cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे करेंगे b1 डॉट b2, यहाँ पे करेंगे तो ये वाला b1 ये वाला b2, इन लोग दोनों वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो आएगा 3, k को k के साथ अगर j को j के साथ अगर डॉट करेंगे तो आएगा 4, और अगर k को k के साथ हम लोग डॉट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 12। डिनोमिनेटर में बनेगा सिंपल रूट अंडर b1 का मैग्नीट्यूड यानी कि 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, साथ में 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर साथ में 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर आएगा रूट अंडर b2 का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ऊपर अगर तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 12 4 16 और 16 और 3 यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर अगर इन लोग तीनों को ऐड करेंगे तो 36 प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा 40 और 9 करेंगे तो 49 यानी कि ये वाला 7 हो जाएगा। और अगर इन लोग तीनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला बनेगा 9, जिसका रूट निकालेंगे तो आएगा 3, और ऊपर वाला तीनों को हम लोग ऐड करेंगे
तो ऊपर तो खैर ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 4 + 12, 10 + 4 3 + 4 + 12, सही है ऊपर का एडिशन। तो अगर ऊपर वाला तीनों को ऐड करेंगे तो नहीं, तो ये वाला बनेगा cos थीटा का वैल्यू 9/7 × 22, यानी कि cos थीटा का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 19 इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा सिंपली cos इनवर्स 19/21, ये रहेगा दो लाइन का बीच का एंगल। फिर मैं आपको हमेशा बार बार आपको मैं याद दिला रहा हूं कि बस मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना, फॉर्मेट बनाने की जिम्मेदारी आपको है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर ये किसी क्वेश्चन का फॉर्मेट बना करके दिखा दीजिए या पीडीएफ ला करके दिखा दीजिए, समझा करके दिखा दीजिए, तो आज ही हम लोगों का वीडियो मिला है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करके पहले आप लोग तक भेज दे रहे हैं। इसके बाद फिर अगर कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग से चाहिए होगा या कुछ फॉर्मेट चाहिए होगा, लिखने का तरीका चाहिए होगा, तो हम लोग फिर से अलग से वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, है ना। हाँ, लेकिन जिस क्वेश्चन के बारे में स्पेशली आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हमको नहीं पता है, कैसे लिखना है या तरीका भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अलग से आप लोग कमेंट करके बताना, हम लोग अलग से वीडियो अपलोड उसके लिए कर देंगे। आज का मेरा मेन मकसद है हम लोगों का कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूं और सही कैलकुलेशन आप लोगों को बता दूं, है ना। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 38, जो ये एक अलग सेक्शन था। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर 39 से लेकर के 46 तक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर 47 से लेकर के 52 तक हम लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर से अगले वीडियोस में हम लोग मिलते हैं एक और इसी का सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए ना। फिलहाल थैंक यू।